प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र हरिशंकर परसाई की श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं हम पढ़ रहे हैं और क्रमशः हमने राजनीति का बंटवारा, अकाल उत्सव जैसा लघु व्यंग और बहुत सारे व्यंग रचनाएं इनकी पढ़ी। और इनकी व्यंग रचनाओं में जो हमको दिखाई देती है सांस्कृतिक सरसता, विषय क्रम का निरंतर विस्तार और ऐसी सार्वदेशिक दृष्टि जो कि किसी भीतरी करंट की भांति कोमल भावाभिव्यक्ति के साथ बड़ी तीखी और मार्मिक चुभन देती है, ऐसी सृजन शक्ति के धनी हरिशंकर परसाई का आज हम जो व्यंग रचना पढ़ने वाले हैं वो है साहब महत्वाकांक्षी। जैसा कि देखिए शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें पद लोलुपता या सत्ता का मद या सत्ता का मिसयूज़ करने वाली जो बात है या राजनीतिक विडंबनाएं जो हमारे सामने नज़र आती हैं, उन सब के विषय में चुनाव हो, राजनीति हो और हरिशंकर परसाई याद ना आए, इनकी बड़ी कुशल राजनीति चुटीले व्यंग इन्होंने राजनीति को लेकर के किए हैं। शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के साथ साथ इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए, वैचारिक उद्वेलन के लिए और राजनीति में गिरती हुई मूल्यहीनता को परिमार्जित करने के लिए और उसके संवर्धन के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए कलम चलाई है। साहब महत्वाकांक्षी देखिए, उस क्लब में देश की दुर्दशा पर भाषण देने के लिए हम 4 लोगों को बुलाया गया था। विषय यूँ था देश की वर्तमान दशा, मगर सारे वक्ता और श्रोता जानते हैं कि वर्तमान दशा का मतलब हमेशा दुर्दशा होता है। हम पहुँचे तो 10 मिनट तक हाथ मिलाते रहे और यह होता रहा, ग्लैड टू मीट यू, द प्लेजर इन माइन, आपसे मिलकर प्रसन्न हुए जैसी बातें। देश की दुर्दशा सुनने के लिए लोग कितने बढ़िया कपड़े पहन कर आए थे। मेरा एक दोस्त भी क्लब का सदस्य है, उसने भी खास अदा से कहा, ग्लैड टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर एंड अ प्रिविलेज। मैंने उसे अलग ले जाकर कहा, बाहर तो तू इस तरह मिलता नहीं है, यहाँ क्या हो गया? उसने जवाब दिया, रामलीला का रावण क्या बाहर भी सीता हरण करता है? उनमें से एक ने मेरा विशेष ध्यान खींचा। उसकी किस्मत में कहानी का पात्र होना लिखा था। उनमें सबसे अच्छे कपड़े उसी के थे। मुस्कान का अभ्यास उसने औरों से ज़्यादा किया था। मुस्कुराहट के सच्ची होने का धोखा हो जाता था। वह अपनी अधकटी मूंछ के किनारे के एक बाल को पकड़कर खींचने की लगातार कोशिश कर रहा था। परेशान था, जैसे वह बाल होठ को छेद कर जबड़े में घुसा जा रहा हो। हम लोगों ने जमकर देश की दुर्दशा का वर्णन किया। जब जब दुर्दशा ज़्यादा मार्मिक हो जाती, लोग ताली बजाते, उनका कार्यक्रम सफल हो जाता। देश की दुर्दशा अगर जरा कम होती तो कार्यक्रम इतना सफल ना होता। मैंने सोचा, मेरे देश तो कितना विचित्र और महान है, कुछ लोगों के कार्यक्रमों की सफलता के लिए तू अपनी कितनी दुर्दशा करवा रहा है। देखिए, रेखांकित करिए ये पंक्ति, कुछ लोगों की सफलता के लिए ये देश अपनी दुर्दशा करवा रहा है। वे सब खुश थे, मगर खुश होने का भी उनका अलग ढंग था। वे साधारण आदमी की तरह खुश नहीं थे। ज़्यादा खुश हो जाना गंवारूपन है और एक मौके पर खुश न होना अशिष्टता है। वे नाप कर खुशी जाहिर कर रहे थे। हमारे लिए खुशी की मुस्कान में 2 दांत दिखाना काफ़ी था, 2.5 भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आए तब 4 दांतों के लायक खुशी होगी। उनमें हर एक 2 या 2.5 दांत की मुस्कान लेकर हाथ मिलाता और कहता, इट वॉज़ वंडरफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग। वह आदमी बाल उखाड़ता हुआ बढ़ा और हम चारों से हाथ मिलाकर बोलता गया, मोस्ट इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। उन्होंने आपस में भी एक दूसरे से कहा कि कार्यक्रम अच्छा रहा। भोज पर बैठे तो बातें देश की ही होती रही। वे लोग अत्यंत भावुक हो उठे थे। कहते, रियली द कंट्री इज़ गोइंग टू डॉग्स। दूसरा कहता, आई से वी आर द मोस्ट फॉलन पीपल, रियली द होल कंट्री इज़ स्टार्विंग। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि तली मछली और सलाद के साथ देश की दुर्दशा इतनी स्वादिष्ट लगती है। मतलब भोजन के साथ यदि हम अपने देश के प्रति ऐसी विचाराभिव्यक्ति करते हैं तो लेखक का मन बहुत उदासीन हो जाता है, खिन्न हो जाता है और क्या कहते हैं वो
वह आदमी अभी भी बाल से उलझा था, शायद 20-25 सालों से उस बाल को खींचने की कोशिश कर रहा था। इतनी मेहनत से तो अकेला ही एक नहर खोद सकता था। उसने हम लोगों से कहा, मोस्ट इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। आगे हम कभी वहाँ किसी शोक समारोह में भी जाएंगे, मार्मिक शोक भाषण देंगे, तब भी वे लोग कहेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। देखिए, शोक सभा में जाएंगे, शोक अभिव्यक्ति के बाद कहेंगे शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत इंटरेस्टिंग। ये व्यंग की पराकाष्ठा है और हमारे सामाजिक पतन की, हमारी संवेदन शून्यता की, हमारी आचरण की, हमारी सभ्यता की, हमारे व्यवहारिक जीवन जगत की विडंबनाओं की, विसंगतियों की इससे ज़्यादा दुर्दशा नहीं हो सकती है। यहाँ वहाँ की कुछ बातों के बाद जब उसका विषयों का स्टॉक ख़त्म होने लगा तो उसने कहा, और क्या हाल है? मैंने भी स्टॉक ख़त्म होने की घोषणा कर दी। सब ठीक है, आप सुनाइए। क्या कहें साहब, देश की हालत इस वक्त बड़ी नाजुक है। देश के बारे में उसने मुझे मार दिया। मैं सब ठीक समझ रहा था, मगर उसे देश की नाजुक हालत का एहसास था। मैं डरा भी। जो देश की हालत से बात शुरू करे वह भयानक चिपकू होता है। दुनिया की हालत वाला तो और भी खतरनाक होता है। 2 साल पहले वियतनाम की बात करता एक आदमी मुझे मिला था। अब वह सिवा अपने और किसी की बात नहीं करता। मैंने तय किया, एक तो इससे बचूंगा, दूसरा इसे गंभीर नहीं होने दूंगा, इसकी बातें मजाक में टालूंगा। वह न जाने क्यों एकाएक सामाजिक हो गया। अक्सर मिल जाता और वही बात कहता, इस वक्त देश की हालत बहुत नाजुक है, बहुत हो गया। तो मैंने नक्शा फैलाकर उसका देश ढूंढने की कोशिश की। कहीं नहीं मिला। मेरी भूगोल की पढ़ाई बेकार गई। आखिर इसका देश है कहाँ? किस देश की चिंता कर रहा है? घर और क्लब मिलाकर जिसकी दुनिया बनती है, उसका देश क्या बाथरूम है या बार है? अगर उसका वही देश है जो हम सबका, तो इस देश पर नया संकट क्या आ गया? क्या बाजार में स्कॉच विस्की नहीं मिलती? या क्या इसका रसोइया छुट्टी पर चला गया? वह पहले एक सरकारी प्रतिष्ठान का मैनेजर था। 2-3 साल पहले उसे कंपलसरी रिटायरमेंट मिल गया। बड़े भ्रष्टाचारी को बाइज्जत अलग कर देने की विधि को कंपलसरी रिटायरमेंट कहते हैं। बड़े भ्रष्टाचारी को बाइज्जत अलग कर देने को कंपलसरी रिटायरमेंट कहते हैं। चपरासी या बाबू का भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तो वह डिसमिस होता है, जेल भी भेजा जा सकता है, क्योंकि वह सिर्फ 10-5 रुपये खाता है। मगर बड़ा अफसर जब 10-5 लाख दबाता है तो सरकार इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाती है। तब उससे हाथ जोड़कर कहती है, हुजूर, आशा है आप अब तक काफ़ी खा चुके हैं। अगर अब आप उचित समझे तो बाकी ज़िंदगी चैन से गुजारें। वह सरकार के प्रति करुणा से भरकर कंपलसरी रिटायरमेंट ले लेता है और बाइज्जत बाकी उम्र काट लेता है। जब चपरासी भी लाख रुपए खाने लगेगा तब वह बर्खास्त नहीं होगा, कंपलसरी रिटायरमेंट पर बैठेगा। यह आदमी बड़े ठाठ से और बाइज्जत ज़िंदगी गुजार रहा था। बंगले, कारें और बेहिसाब रुपया। शौक़ उसके कई थे, मगर इधर उसे यह देश का नया शौक़ लग गया था। देश की लत भी बुरी लत होती है, एक बार लग जाए तो छूटती नहीं। मैंने सुना वह बहुत लोगों से मिलने लगा है। देखिए, देश प्रेम और राष्ट्रीय प्रेम, तो देश की लत बहुत बुरी लत होती। देश प्रेम बड़ा जुनून है और बहुत त्याग, बहुत स्वाभिमान, बहुत बलिदान, बहुत उत्सर्ग मांगता है। इसी तरह से लेखक आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं कि एक सुबह वह मेरे घर आ गया। कार से उतरा तो पहचानने में देर लगी। वह बदल गया था। कोट पैंट टाई छूट गए थे, कुर्ता पायजामा जैकेट पहने हुए था। 15 अगस्त 1947 को ऐसा सामूहिक रूप से हुआ था। जो ही तिरंगा झंडा ऊपर गया था, बहुत से लोगों के पैंट नीचे खिसक गए थे। उसकी जगह धोती आ गई थी। 20 साल बाद फिर यह पैंट खिसका। राष्ट्रीय होने का फैशन अभी गया नहीं है। मतलब राष्ट्रीय होना भी फैशन परस्ती हो गई, इतना हल्के में लेते हैं लोग। देश को परिवर्तन चाहिए। कैसा परिवर्तन? जैसे कपड़े बदलना? कहने लगा, मजाक छोड़िए, देश की हालत इस वक्त बड़ी नाजुक है। सो तो मैं देख रहा हूँ, और नाजुक हो जाएगी। आपकी मजाक करने की आदत मुझे पसंद नहीं है। मैं गंभीर बात करने आया हूँ, तो एक बार साफ कह दीजिए, अपने सारे पत्ते खोल दीजिए, क्या है आपका इरादा? देश को फ़िलहाल बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपनी बात कहिए। मैं संसद का चुनाव लड़ने का निश्चय कर लिया है। आपने ऐसा क्यों तय कर लिया है? देश परिवर्तन मांगता है, वह हमसे कुछ अपेक्षा करता है। हम भी तो भारत माता की संतान हैं। मेरे मुंह से फिर निकल गया, मुझे तो मालूम ही नहीं था।
मजाक नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं एकदम पब्लिक लाइफ में आना चाहता हूँ। मैंने कहा, मगर आप उल्टा कर रहे हैं। लोग पब्लिक लाइफ में पहले आते हैं और चुनाव बाद में लड़ते हैं। आप चुनाव पहले लड़ेंगे, पब्लिक लाइफ में बाद में आएंगे। देश इस वक्त बड़ी जल्दी में है। बहुत ही सरस और मनोरंजक शैली में व्यंग कथा आगे बढ़ती है। लेखक पत्नी ने उत्साह से कहा, हाँ ज़रूर ले आओ, हम उसे फ्रिज में रख देंगे। मिसेस चोपड़ा का घमंड भी टूट जाएगा। मैं उससे कहूँगी चोपड़ा साहब से कहकर विधानसभा ही बुलवा लें। क्यों, कितने में आ जाएगी लोकसभा? कैसी खरीद फरोख्त है नेताओं के यहाँ। लेना है तो दाम की क्या चिंता, पहले सस्ती आती थी, अब कुछ कीमत बढ़ गई होगी। जैसे भी मिले ले ज़रूर आओ। आपकी कोई सार्वजनिक सेवा नहीं है, बहुत लोग आपको नहीं जानते हैं, आप कैसे जीतने की उम्मीद करते हैं। वह मुझसे ज़्यादा समझा हुआ था। कहने लगा, वह सब मैंने समझ लिया है। अपने देश का चुनाव तो एक नाटक है। हमारा देश गंवारों का है। सच पूछा जाए तो हम प्रजातंत्र के लायक ही नहीं हैं। यहाँ वोट पाने के कई तरीके हैं। मैं सब जानता हूँ, सारा प्रबंध कर लिया है। ये रेखांकित करिए, व्याख्या के योग्य है कि किस तरह से वोट खरीदे जाते हैं और वोट के खातिर इंसान कितना गिर जाता है और कैसा प्रबंध और कैसी व्यवस्था से लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं। ये साहब की महत्वाकांक्षा, यहाँ पर शीर्षक की सार्थकता भी स्पष्ट होती है और हरिशंकर परसाई का व्यंग भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ये व्याख्या के योग्य है। आखिर बात कहते कहते उसने एक आंख बंद करके इशारा किया, हाँ हाँ मैं बतलाता हूँ। देखिए 6 लाख का क्षेत्र है ये, इसमें से लगभग 4 लाख का मतदान होगा। इन 4 लाख मतदाताओं में करीब 25,000 ऐसे होंगे जो घबराते हुए मतदान केंद्र में घुसेंगे और घबरा कर कहीं सील लगा देंगे। वे हर दफ्तर को पुलिस थाना समझते हैं। अवर्स इज़ अ बैकवर्ड कंट्री। इनमें से लगभग 30,000 तो घबरा कर अपने निशान पर सील लगा ही देंगे। 30,000 तो ये हुए। अब आगे चलिए, आगे बिल्कुल मत चलिए, आपने प्रजातंत्र की नस पकड़ ली है। घबराते हुए जो मतदाता आप पर निर्भर है उसकी जीत पक्की है। वह खुश हुआ और ध्यान से उस बाल को खींचने की कोशिश करने लगा। बस सारा प्रबंध तो कर लिया है, बस प्रचार का जिम्मा आप ले लीजिए। जिम्मा मैंने ले लिया पर कर नहीं सका। पर्चे में लिखवाना चाहता था जनता के जाने माने सेवक, मगर मेरे हाथ से लिख गया जनता के जाने माने भ्रष्टाचारी। मैंने उसे बताया नहीं, पर आगे प्रचार कार्य का खतरा मोल नहीं लिया। वह लड़ा, जमानत उसकी जब्त हो गई। यह कैसे हो गया? आपका हिसाब तो पक्का था, जनता ने धोखा दे दिया। यानी वह इस बार घबराई नहीं? हाँ, ऐसा ही मालूम होता है। आपने उस दिन क्लब में ठीक ही कहा था, वी आर अ मोस्ट फॉलन पीपल, द कंट्री इज़ गोइंग टू डॉग्स। बड़े गिरे हुए लोग हैं। वह गुस्से से बाल को खींचने लगा। मतलब अब हमारी जनता जो सजग हो गई है, जागरूक हो गई है, जिसमें चेतना आ गई है, या वह वोट की खरीद फरोख्त के बाद वह सारे फ़ायदे नफ़े लेने के बाद भी अगर वोट नहीं देती है और व्यक्ति साहब महत्वाकांक्षी, उनकी महत्वाकांक्षा हार गई, तो जो देश की भक्ति को, देश के प्रेम को, राष्ट्रीयता के नाम पर जो इस तरह से घिनौना खेल खेलते हैं और मूल्यहीनता का परिचय देते हैं, उस बात को स्पष्ट करते हुए हरिशंकर परसाई ने ये निबंध लिखा है। तो चुनावी संदर्भों में राजनीतिक विसंगतियों के साथ साथ राजनेताओं के गिरते हुए मूल्यहीन वैचारिक परिप्रेक्ष्य को इस व्यंग रचना में स्पष्ट किया है। और वह जो मैंने पंक्तियाँ आपको व्याख्या के लिए दी हैं, उसे होम असाइनमेंट के रूप में करिए।